जय हिंद दोस्तों। आज हमारे हिंदी विषय में ये हमारा रिवीजन का लास्ट वीडियो है। आगे के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 ए बी, क्वेश्चन 2 ए बी सी, क्वेश्चन 3 सबका रिवीजन अच्छे से कर लिया है। लाइव क्लास में भी हमने रिवीजन किया है। तो आज हमारे इस वीडियो में हम हमारी एग्जाम के रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, जो पेपर पैटर्न है हिंदी की, उसमें क्वेश्चन 4 ए बी और सी का रिवीजन देखेंगे। हमारा ये रिवीजन वीडियो 3 है। उससे पहले हमने 2 वीडियो देख लिए हैं और आप अच्छे से समझ भी लिए गए होंगे और आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 ए रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक और सीख लिखिए। आपको 5 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे पेपर में, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको 3 या 4 पैराग्राफ में एक कहानी बनानी है। कहानी बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सप्लीमेंट्री का 1 पेज भरकर अच्छे से कहानी लिख सकते हो। अपनी ऐसी सप्ली आती है इतनी बड़ी, 33 समथिंग लाइन्स होती है, तो आप 1 पेज में अच्छे से कहानी लिख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 1.5 पेज, उससे ज्यादा लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, कहानी जब आप लिखते हो तो कहानी पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल में कहानी नहीं लिखी जाती। तो कहानी आपको भूतकाल में लिखनी है, 3 या 4 पैराग्राफ में लिखनी है, यानी 1 या 1.5 पेज में। पॉइंट्स के आधार पर पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कहानी लिखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको कहानी लिखने से पहले ये जो पॉइंट्स दिए गए होते हैं, उस पॉइंट्स के आधार पर से आपको कहानी का एक अच्छा सा नाम यानी कि शीर्षक पहले लिखना होता है, फिर कहानी लिखना शुरू करना होता है और अंत में इस कहानी में से मिलने वाली सीख आपको अंत में लिखनी होती है। तो इस प्रकार कहानी पूरी लिखी जाती है। आप शीर्षक लिखते हो तो आपको उसका 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उस पॉइंट्स को आपको 3 या 4 पैराग्राफ में कहानी बनाकर लिखना है। उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क आप लास्ट में जो सीख लिखते हो उसके, यानी टोटल 1 + 3 + 1 यानी 5 मार्क्स हमारी कहानी के होते हैं। तो इस प्रकार कहानी लिखी जाती है। दूसरी ध्यान में रखने वाली बात कि आप जब कहानी लिखते हो, आपको भूतकाल में ही कहानी लिखनी है और कहानी की जो वाक्य रचना है वह सही बैठनी चाहिए। दूसरी बात कि उसमें कम से कम स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, यानी हिंदी में हिज्जे की भूल जितनी कम होगी उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, यानी स्पेलिंग मिस्टेक भी कम होनी चाहिए। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखकर परीक्षा में कहानी लिखनी है। उत्तम कहानी लिखना, अच्छी कहानी लिखना और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कवर कर लेना। बराबर? कितनी बातें मैंने बताई? पहली बात कि आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कहानी लिखनी है। दूसरी बात, 1 या 1.5 पेज में कहानी लिखनी है। तीसरी बात, 3 या 4 पैराग्राफ में कहानी लिखनी है। चौथी बात कि आपको कहानी लिखने से पहले उसका शीर्षक, फिर कहानी और अंत में सीख लिखनी है। 5वीं बात कि आप कहानी लिखते हो तो वो भूतकाल में होनी चाहिए। 6ठी बात कि वह कहानी में वाक्य रचना और हिज्जे की यानी स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए। तो ये 7 बातें आप अच्छे से ध्यान में रखकर कहानी लिखना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। उस पॉइंट्स में से जो कहानियां बनती है, उस कहानियों को मैं आपके समक्ष आपको सुनाता हूँ। अच्छे से सुनना। आपको ऐसे ही पॉइंट्स और ऐसे ही कहानी पूछी जाएगी, इसलिए आप ये 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 2 कहानी ध्यान से सुनना और अच्छे से उसका रिवीजन भी करना।
रखना। अगर आपके पास हिंदी की कोई निबंधमाला है तो उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, वो आप रिवीजन के दौर पर सब देख सकते हो और उसमें से अच्छे से पढ़ भी सकते हो, ताकि आपको कहानी कैसे लिखना है वो पता हो जाए। बराबर। यहाँ पर हमारा 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। पहली कहानी के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। एक ब्राह्मण स्त्री नेवला पालना, पानी भरने को बाहर जाना, लौटने पर नेवले का खून से लथपथ मुंह देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे का जिंदा पाना, पास ही एक मरा हुआ सांप, पछतावा, सीख। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आपको अब क्या करना है, इस पॉइंट से कहानी बनानी है, कहानी लिखनी है। तो आप कैसे शुरुआत करोगे? तो फर्स्ट आप जब कहानी लिखते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहानी आपको भूतकाल में लिखनी है। कौन से काल में? भूतकाल में आपको कहानी लिखनी है। दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा जो भी पॉइंट्स है वो उस कहानी में कवर होने चाहिए। तीसरी बात कि आप लिखते हो तब आपकी हिज्जे की भूल यानी स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होनी चाहिए। और आगे मैंने बताया उस मुताबिक आपको कहानी से पहले उसका शीर्षक और उसमें से जो बोध मिलता है वह बोध खास लिखना चाहिए। तो इस प्रकार आप कहानी लिखोगे तो आपको उसके पूरे मार्क मिलेंगे। बराबर। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको पॉइंट्स में से कहानी लिखना शुरू करना है। तो फर्स्ट आपको पॉइंट्स 2-3 बार पढ़ने हैं ताकि आपको उसका शीर्षक अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए योग्य है। फिर बाद में आप वह कहानी लिखना शुरू कर सकते हो। तो पॉइंट्स आपने 2-3 बार पढ़ लिया तो आपको भी उसका शीर्षक पता चल जाएगा कि कहानी का शीर्षक क्या है। तो आप उसका शीर्षक कुछ इस प्रकार रख सकते हो कि अविचार का परिणाम। अविचार का परिणाम, ये हमारा शीर्षक हो गया एक मिनट का। शीर्षक कहानी का है अविचार का परिणाम। यहाँ पर क्यों अविचार का परिणाम शीर्षक लिखा गया? क्योंकि जो ब्राह्मण स्त्री है उसने बिना सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए ही अपने माथे पर जो घड़ा था वह घड़ा सीधा नेवले के ऊपर पटक दिया और नेवला मर गया। जो उसने पहले घर में जाकर देखा होता कि उसका बच्चा जिंदा है या मरा हुआ है और उसके बाद कोई निर्णय लिया होता तो नेवला भी बच जाता। इसलिए शीर्षक आता है अविचार का परिणाम। या फिर आप कुछ हटके शीर्षक भी रख सकते हो कि जल्दबाजी का नतीजा या फिर नासमझी का नतीजा। बराबर। ये तीनों शीर्षक में से आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। नासमझी का नतीजा, जल्दबाजी का नतीजा या फिर अविचार का परिणाम। अब देखते हैं कहानी क्या है। तो मैंने बताया आपको कहानी 3 या 4 पैराग्राफ में लिखनी है। तो पहला पैराग्राफ कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हो कि किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़े दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका एक छोटा सा बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। ये हो गया हमारा पहला परिच्छेद यानी पहला पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ में आप लिख सकते हो कि एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई
घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था, वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप कहीं से घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। तीसरा फकरा। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैर हाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम अपने आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका और नेवला वहीं ढेर हो गया, यानी मर गया। चौथा पैराग्राफ। ब्राह्मणी जब घर के भीतर यानी घर के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा तो चैन से पालने में सो रहा था। उसके पालने के पास एक मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बहुत दुख हुआ या फिर बड़ा दुख हुआ। तो इस प्रकार ये कहानी पूरी हो गई। पछतावा हुआ, दुख हुआ, जो भी आप लिखो चलेगा, लेकिन पॉइंट्स के आधार पर ही होना चाहिए। अब यहाँ पर से जो कहानी में से सीख मिलती है वह सीख आपको लिखनी है। तो आप सीख कुछ इस प्रकार लिख सकते हो कि बिना सोचे समझे काम करने से पछताना पड़ता है। बिना सोचे समझे काम करने से पछताना पड़ता है। तो ये हो गई हमारी सीख। बिना सोचे समझे काम करने से पछताना पड़ता है। तो इस प्रकार आप पूरा शीर्षक, फिर बाद में पॉइंट्स के आधार पर कहानी और लास्ट में सीख लिखोगे तो आपको उसके 5 मार्क्स मिल जाएंगे। बराबर। दूसरी यहाँ पर एक कहानी है, उसके पॉइंट्स देखते हैं। एक नगर में दो स्त्रियां, यहाँ पर दो लिखना में नहीं गया। एक नगर में दो स्त्रियां एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के 2 टुकड़े करके बांट लो। एक स्त्री मौन, दूसरी का रोककर कहना, बच्चे को न काटो, उसे ही दे दो। न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। सीख। तो इस पॉइंट पर से आपको कहानी बनानी है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, पॉइंट्स पर से एक शीर्षक, कहानी का एक नाम बनाना है जो उससे रिलेटेड हो, उसे संबंध रखने वाला हो। तो आप क्या उसका शीर्षक बनाओगे? यस, न्यायाधीश का फैसला, बहुत इजी शीर्षक, उससे रिलेटेड भी है। न्यायाधीश का फैसला, या फिर बना दो सच्ची मां। ओके, तो यहां पर शीर्षक लिख दो न्यायाधीश का फैसला या फिर सच्ची मां। ये 2 शीर्षक उसके हो गए। आपने लिखा था विचार का परिणाम, या जल्दबाजी का नतीजा, या नासमझी का नतीजा। इसका हमने बनाया न्यायाधीश का फैसला या फिर सच्ची मां। अब कहानी बनाते हैं अलग अलग पैराग्राफ में। तो पहला पैराग्राफ आप इस प्रकार ले लो कि किसी नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। बराबर। आस पड़ोस में या किसी नगर का नाम ले लो कि भावनगर में 2 स्त्रियां आस पड़ोस में रहती थी।
उनमें एक स्त्री बड़ी चालाक थी और झगड़ालू थी, उसके कोई संतान नहीं थे, यानी उसे कोई बच्चा नहीं था। दूसरी स्त्री बड़ी सरल और मिलनसार थी, उसे एक बेटा था। दूसरा फकरा इस प्रकार लो कि एक बार संतान वाली स्त्री अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर गई हुई थी। मौका पाकर निसंतान स्त्री बच्चे को पालने से उठाकर ले गई, फिर वह फौरन बाहर चली गई। फिर तीसरा फकरा लो कि बच्चे के गुम हो जाने पर बच्चे की माँ बहुत दुखी हुई। उसने किसी तरह अपनी चोर पड़ोसिन का पता लगाया और उसके पास जाकर अपना बच्चा मांगा। तब उसने कहा, यह मेरा बेटा है, मैं न दूंगी, जो चाहे सो कर लो। दोनों में खूब झगड़ा हुआ। तब लोगों ने उन्हें कहा कि आप न्यायालय में जाकर झगड़े को निपटाओ और वहां न्यायाधीश की सलाह लो। दोनों स्त्री आखिर में न्यायाधीश के पास पहुंची। बच्चे पर दोनों का एक सा दावा देखकर न्यायाधीश ने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, कर्मचारी यानी वकील को आदेश दिया कि इस बच्चे के 2 बराबर टुकड़े करो और एक एक दोनों स्त्रियों को दे दो, यानी बच्चे को बीच में से काट दो, एक टुकड़ा इसे दे दो, एक टुकड़ा उसे दे दो। चौथा फकरा, न्यायाधीश का फैसला सुनकर जो निसंतान स्त्री थी वह एकदम चुपचाप खड़ी रही, पर बच्चे की माँ रोकर कहने लगी, हुजूर आप मेरे बच्चे को मत काटो, चाहे तो उसे ही सौंप दीजिए, इससे मेरा बेटा जीवित तो रहेगा। लास्ट फकरा, चतुर न्यायाधीश फौरन समझ गया कि दोनों में सच्ची माँ कौन है। उसने सच्ची माता को उसका बच्चा सौंप देने और निसंतान स्त्री को हिरासत में लेने का हुक्म दिया। तो यहाँ पर एक कहानी पूरी हो गई। अगर आपको सीख लिखनी है कि यस कहानी से कौन सी सीख मिलती है, तो आप लिख सकते हो कि आखिर सत्य की ही विजय होती है या आखिर सत्य की ही जय होती है। अब यहाँ पर लिख सकते हो सीख आखिर की जगह आप अंत शब्द में इस्तेमाल कर सकते हो कि आखिर में सत्य की ही जय होती है। तो ये हो गई हमारी कहानी। आपको इस प्रकार प्रश्न 4 में रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए और लीजिए में 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको पेपर में पॉइंट्स दिए होंगे, आपको पॉइंट्स के आधार पर कहानी लिखनी है, उसे शीर्षक देना है, सीख लिखनी है, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, प्रश्न 4 पर उसमें निबंध लेखन नामक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 7 मार्क्स का हमारा प्रश्न है। निबंध लेखन में आपको 2 या 3 सब्जेक्ट विषय दिए जाएंगे, उसमें से आपका जो मनपसंद विषय है किसी एक विषय पर आपको 1.5 या 2 पेज में मिनिमम 100 वर्ड्स 100 शब्दों में एक अच्छा सा निबंध लिखना है। निबंध अच्छे से 4 या 5 पैराग्राफ निकालकर आप लिख सकते हो। निबंध लिखते समय आपको जो भी विषय दिया गया है उसी विषय में लिखना है। विषय से बाहर की वस्तुएं अंदर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, निबंध में वाक्य रचना और हिज्जे की भूल कम से कम होनी चाहिए, यानी वाक्य रचना सही बैठनी चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक तो बहुत कम होनी चाहिए, तभी जाकर आपको 7 मार्क्स में से मार्क्स मिल सकते हैं। बहुत अच्छा निबंध आपने लिखा है, बेस्ट निबंध है, तो आपको मैं 7 आउट यानी 6.5 आउट ऑफ 7 दे सकता हूँ, यानी 7 में से 6.5 मार्क्स भी दे सकता हूँ। लेकिन अक्षर अच्छे होने चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए, हिज्जे की भूल कम होनी चाहिए और जो विषय दिया गया है उसी विषय में आपकी लिखावट होनी चाहिए। अगर विषय से बाहर चले गए तो फिर मार्क्स 0 आ जाएगा।
बराबर। तो इस प्रकार ध्यान रखकर ये सभी बातें आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट पहला है मेरा प्रिय त्योहार। आपको इस विषय में लिखना है कि मेरा प्रिय त्योहार, तो आपको तो बहुत कुछ लिख सकते हो आप, बराबर। क्योंकि हमारे भारत देश में तो इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, उसमें से आपको जो त्योहार बहुत अच्छा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, आप उस पर अपने विचार लिख सकते हो। अपनी मौलिकता से अपने विचारों को आपको निबंध में लिखना है। निबंध का अर्थ है निर्बंध, यानी निबंध, किसी भी प्रकार का उसमें बंधन नहीं है, इसीलिए उसे निबंध कहते हैं। बिना बंधन के आप जितने भी विचार है उस विषय में लिख सकते हो। आपको किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, या आपको कोई भी प्रकार का बंधन नहीं है। आपको पूछा गया है कि 100 शब्दों में लिखिए, तो आप 100 शब्दों की लिमिट में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 100 शब्द ही होने चाहिए। 100 से 110, 120 हो गए फिर भी चलता है, 100 की जगह 98 हुए तो भी चलता है। यहाँ पर तो आपको सब्जेक्ट में मैंने ऐसे वर्ड्स नहीं दिए कि 100 शब्दों में या 200 शब्दों में लिखो, बस निबंध लिखो किसी एक विषय पर, तो आप जितना चाहे लिख सकते हो। लेकिन 8वीं कक्षा के बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम 2 पेज, मिनिमम 1 पेज तो मेरी 8वीं कक्षा के बच्चे यानी स्टैंडर्ड 8 के बच्चे तो लिख ही सकते हैं, बराबर। तो इस प्रकार आपको निबंध लिखना है। पहला विषय है मेरा प्रिय त्योहार। मेरा प्रिय त्योहार, यहाँ पर आप अपने मनपसंद त्योहार के बारे में लिखना। परीक्षा में अगर ये सब्जेक्ट पूछा जाए तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सर ने तो मुझे होली बताया, दिवाली बताया, तो मैं वही लिखूं। नो, आपको जो त्योहार पसंद है आप उस पर लिख सकते हो। यहाँ पर जस्ट एग्जांपल में लेता हूँ कि मेरा प्रिय त्योहार होली है, बराबर। तो मैं कुछ इस प्रकार उसकी लिखावट शुरू करूंगा कि हमारे देश में साल भर में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, उन सब में मुझे होली बहुत प्रिय है। रंगों का यह त्योहार फागुन महीने की पूनम को मनाया जाता है। होली वसंत ऋतु का रंगीला त्योहार है। यह 2 दिन का त्योहार है। पहले दिन शाम को होली जलाई जाती है। सौभाग्यवती महिलाएं होली की पूजा करती है। नए अनाज की कलियां होली को अर्पित करती है। नए अनाज में गेहूं, मक्का, चना और कई लोग तो जो आम की छोटी छोटी कलियां होती हैं, यानी छोटे आम होते हैं जिसको मोर कहा जाता है, वह आम भी अंदर होली के अंदर उस पूजाते हैं, अंदर अर्पित करते हैं। फिर खजूर हो, धानी हो, चना हो, वह सब अंदर अर्पित करते हैं। तो गांव के सब लोग मिलकर होली जलाते हैं। होली की 4 ओर प्रदक्षिणा करते हैं, होली की पूजा करते हैं। फिर होली के ऊपर एक ध्वजा लगाई जाती है। वह ध्वजा किस ओर जाती है उस ओर देश में अच्छी बारिश होगी, ऐसे सब अनुमान लगाते हैं, बराबर। होली के दूसरे दिन को धुलेड़ी या धुलेटी कहते हैं। इस दिन लोग दिल खोलकर एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, एक दूसरे को रंगते हैं, अबीर गुलाल उड़ाते हैं और बहुत खुशियाँ और आनंद मनाते हैं। इस अवसर पर लोगों की खुशी देखने ही बनती है। लोगों होली के रंगों में आपस में जो भी लड़ाई झगड़े होते हुए हैं वह भेद मिट जाते हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, बहुत हंसी खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं। कई लोग तो डीजे के ताल पर झूमते हैं और एक दूसरे को कलर लगाते हैं। सब लोग एक फ्लैट में या सोसाइटीज में तो एक साथ खाना बनाकर एक साथ खाते हैं और पूरा दिन आनंद और उल्लास करते हैं। फिर दूर किसी नदी में नहाने के लिए जाते हैं और इस प्रकार होली का पूरा आनंद लेते हैं। सचमुच होली प्रेम, रंग और मस्ती का त्योहार है, इसलिए होली मुझे बहुत पसंद है। आप इस प्रकार मेरे प्रिय त्योहार निबंध में इतनी बातें लिख सकते हो। इससे ज्यादा भी आपको जितना लिखना है आप लिख सकते हो, बराबर। दूसरा मेरा प्रिय त्योहार में आप दीपावली ले लो, अभी जो आने ही वाला है त्योहार हमारा थोड़े दिनों के बाद, हमारे भारत का सबसे बड़ा त्योहार।
तो दीपावली हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। दीपावली मुझे बहुत पसंद है। छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए दीपावली एक आनंद का त्यौहार बन जाता है। दीपावली के कुछ दिनों पहले ही लोग अपने घरों की सफाई करने लग जाते हैं। नए नए कपड़े सिलाते हैं, नए नए कपड़े बाजार से लाते हैं, नई नई चीज़ें खरीद कर लाते हैं। कई लोग गहने खरीदते हैं। स्त्रियां घर में पकवान और फरसान बनाती है। लोग अपने घरों को दीपकों से जलाते हैं और सजाकर रोशन करते हैं। कई लोग अपने घर के बाहर लाइट लगाते हैं और घर को सजाते हैं और इस प्रकार त्योहार का स्वागत करते हैं। अश्विन हिंदू अश्विन मास महीने की कृष्ण पक्ष में और त्रयोदशी से कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपावली धामधूम से मनाई जाती है। यानी दीपावली 5 या 6 दिनों तक चलने वाला बहुत बड़ा त्यौहार है। त्रयोदशी के दिन लोग धन की पूजा करते हैं, यानी धनतेरस कहते हैं उसे। फिर चतुर्दशी यानी काली चौदस के दिन महाकाली माता की पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। सब लोग घर में एक साथ बैठकर भगवान की पूजा करते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर घर के बाहर दिए जलाते हैं, रंगोली करते हैं और बच्चे पटाखे छुड़ाते हैं। इस दिन रात को लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। व्यापारी अपने हिसाब किताब के जो भी चौपड़े होते हैं, बहिए होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नया वर्ष आता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। भैया उसके दूसरे दिन भैया दी जाती है। उस दिन भाई बहन के घर जाता है, बहन को कुछ उपहार या गिफ्ट देता है। बहन भाई को खाना खिलाती है, उसके माथे पर तिलक करती है, उसकी आरती उतारती है और अपने भाई को मिठाई भी खिलाती है। दीपावली बच्चों के लिए बहुत आनंद का त्यौहार है, क्योंकि बच्चों को नए कपड़े मिलते हैं, पटाखे मिलते हैं, नई नई मिठाइयाँ खाने को मिलती है। इसलिए बच्चे इस त्यौहार की कुछ दिन पहले से ही राह देखते हुए नजर आते हैं। दीपावली के दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है। ज़्यादातर लोग दीपावली के वैकेशन में बाहर घूमने जाते हैं। सचमुच दीपावली नए जीवन का संदेश लेकर आने वाला त्यौहार है, इसीलिए दीपावली मुझे बहुत पसंद है। इस प्रकार आप लिख सकते हो, मेरा प्रिय त्योहार हो गया हमारा निबंध। उसके बाद है सैनिक की आत्मकथा। कौन सा निबंध है? दूसरा, सैनिक की आत्मकथा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक सैनिक की आत्मकथा लिखनी है। आत्मकथा लिखते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आत्मकथा हमेशा भूतकाल में ही लिखी जाती है, भविष्य में नहीं। बराबर नहीं, सॉरी, आत्मकथा हमेशा आदमी जिंदा होता है तब लिखता है, भूतकाल में मर जाने के बाद नहीं। यानी प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है, भूतकाल में नहीं। ये सुधार लेना, आत्मकथा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाती है, भूतकाल में नहीं। आगे जो मिस्टेक हुई इसके लिए सॉरी। देखते हैं सैनिक की आत्मकथा कैसे लिखते हैं। तो मैं भारतीय थल सेना का, थल सेना यानी जो जमीन पर सरहद पर रक्षा करते हैं वह सैनिक, थल सेना का एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरा नाम पर्वत सिंह है, या मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, या मेरा नाम विक्रम सिंह है, कोई भी नाम आप ले लो। मैं सिक्किम प्रदेश का निवासी हूँ। सिक्किम की जगह आप इस प्रकार मैं गुजरात का रहवासी हूँ भी लिख सकते हो। मेरा जन्म 29 जून 1987 को बड़ौदा में हुआ था। मेरे माता पिता किसान थे। उन्होंने मुझे गांव की पाठशाला में भर्ती करवा दिया। वहां पर मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ा। उसके बाद गांव से थोड़े दूर सावली नामक गांव में मैं गया, वहां मैंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। बराबर उस समय मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मेरी दिलचस्पी खेल कूद में अधिक थी। मैं सेना में भर्ती होकर अपने देश की सेवा करना चाहता था, इसलिए 12वीं पास कर मैं सेना में भर्ती हो गया। सन 1995 में मैं सेना में भर्ती हो गया। 2005 में मैं सेना में भर्ती हो गया। मुझे कठिन प्रशिक्षण यानी तालीम मिली। मेरे प्रशिक्षक मुझसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से सब काम करता था, सब प्रैक्टिस करता था। बंदूक से अचूक निशाना लगाने में भी मैं निपुण हो गया। मैं बहुत अच्छा निशाना लगाता था। सन 2008 में लांस नायक बना। उसी वर्ष पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया। पाकिस्तान को अपने पैटर्न टैंकों पर बड़ा गर्व था। मैंने अपने सटे हुए निशाने से कुछ
पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों को खिलौनों की तरह नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी हमलावर जान बचाकर भाग गए। उसी संघर्ष में एक गोली मेरे पैर में लग गई। अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। उस समय मेरी जान बचाने के लिए मेरा दाहिना पैर काट देना पड़ा। अब मैं गांव में रहता हूँ। सरकार ने मुझे वीर चक्र प्रदान किया है और सम्मान भी दिया है। गांव में सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। मेरा पैर कट जाने पर मुझे दुख नहीं है, बल्कि गर्व है कि मैंने मेरे देश को बचाने के लिए मेरे एक पैर का बलिदान दे दिया। तो इस प्रकार आप सैनिक की आत्मकथा निबंध अच्छे से लिख सकते हो। तीसरा हमारा विषय है विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो उस निबंध में आप विज्ञान के बारे में लिख सकते हो। पहले वरदान या विज्ञान के आशीर्वाद लिखना, फिर उसके बाद अभिशाप यानी विज्ञान से जो नुकसान होते हैं वह लिख सकते हो। लिख सकते हो आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें तरह तरह की सुविधाएं दी है। इनके कारण हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है और हमारा जीवन बहुत सुखद हो गया है। विज्ञान के कारण आज यातायात के साधन बहुत बढ़ गए हैं, जैसे कि बस, ट्रक, ट्रेन, रेलवे, हेलीकॉप्टर, विमान, सब सड़कों पर साइकिलें, मोटरें, स्कूटर और बसें दौड़ रही है। रेलगाड़ियों में हजारों यात्री एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते हैं। हवाई जहाज आकाश मार्ग में उड़ता है और पलक झपकते ही हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। बिजली के आविष्कार ने दुनिया में क्रांति कर दिखाई है। ट्यूबलाइट, फ्रिज, पंखा, धुलाई का मशीन, बर्तन घिसने का मशीन, आटा पीसने की चक्की आदि उपकरणों ने कठिन कामों को आसान बना दिया है। रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल आदि साधनों से ज्ञान और मनोरंजन के द्वार खुल गए हैं। आज दवा की दुकानों में हर कोई बीमारी की दवाइयाँ मिलती है। तो इस प्रकार विज्ञान के बहुत लाभ है। आप उसके गैर लाभ यानी हानि में लिख सकते हो कि विज्ञान ने तरह तरह के खतरनाक हथियार बनाए हैं, जैसे कि टैंक, अणु बम, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, एसिड, जिससे लोगों को नुकसान भी होता है। अगर एक बम हम कहीं पर फेंक दें तो उस बम से लाखों निर्दोष लोग मर जाते हैं, परमाणु बम से। तो इस प्रकार की विज्ञान वरदान के रूप में नहीं बल्कि अभिशाप के रूप में हमें नजर आती है। विज्ञान से जो मोबाइल बना है, उस मोबाइल और कंप्यूटर में बच्चे ज़्यादा देर तक आंखें गड़ा कर बैठते रहते हैं और अलग अलग गेम खेलते हैं, जिससे उनकी बौद्धिक शक्ति का विनाश हो जाता है, उनकी बौद्धिक शक्ति रुक जाती है। वह बच्चे ज़्यादा जो मैदानों में खेलने वाली गेम है वह भूल गए और ज़्यादा मोबाइल में गेम खेलने से उनकी आंखों को खराब नुकसान होता है, उनके विचारने की शक्ति को भी नुकसान होता है। इस प्रकार विज्ञान अभिशाप के रूप में भी है। इस प्रकार का विज्ञान के बारे में लिख सकते हो। चौथा है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तो आपको जो भी वैज्ञानिक प्रिय है, आप सुनीता विलियम्स के बारे में लिख दो, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में लिख दो, विक्रम साराभाई के बारे में लिख दो। जिसके बारे में आपको लिखना है आप लिख सकते हो मेरा प्रिय वैज्ञानिक। आप एडिसन के बारे में लिखो तो एडिसन की गिनती संसार के महान वैज्ञानिकों में होती है। उनका पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। उनका जन्म 11 फरवरी सन 1847 को अमेरिका में हुआ था। एडिसन बचपन से ही तरह तरह के प्रयोग करते थे। स्कूल की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। घर में ही वे छोटे छोटे प्रयोग करने में उनकी माँ उनका साथ देती थी। गरीबी के कारण बालक एडिसन अखबार बेचने का काम भी करते थे। धीरे धीरे एडिसन के प्रयोग सफल होने लगे। उस समय के तार यंत्र में प्रायः गड़बड़ी होती रहती थी, तो एडिसन ने उसे सुधारने का कार्य किया। टेलीफोन और ग्रामोफोन की खामियों को भी उन्होंने दूर किया। ट्रेनों का समय बताने वाले इंडिकेटर का भी आविष्कार एडिसन ने ही किया था। उन्होंने लगभग 1000 से अधिक आविष्कार किए हैं। आज हम जिस बिजली के बल्ब के नीचे बैठ सकते हैं और हमारे घरों को प्रकाशित कर सकते हैं, वह बिजली की रोशनी भी हमें एडिसन की ही देन है। एडिसन ने ही बिजली के बल्ब की शोध की है, खोज की है। उन्होंने पंखे भी चलाने वाली मशीनें भी खोजी है। सचमुच बिजली का आविष्कार एडिसन ने दुनिया पर बहुत बड़ा कार्य किया है। बिजली का आविष्कार कर 18 अक्टूबर सन 1931 में एडिसन की मृत्यु हुई। दुनिया विज्ञान के
इस जादूगर को हमेशा याद रखेगी। अब इस प्रकार बाद में है, यदि मैं बड़ा प्रधान होता तो, यदि आप बड़ा प्रधान होते तो आपको भविष्य में जो करना है भारत देश के लिए, अपने राज्य के लिए, वो आप लिख सकते हो कि यदि मैं भारत का बड़ा प्रधान होता तो मैं भारत में सभी स्कूलें सरकारी बना देता, सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह के ब्लैक बोर्ड, अच्छी तरह के स्मार्ट क्लासेस लगवा देता, बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई के लिए किताबें, नोटबुक्स आदि देता, बच्चों को स्कूल में मुफ्त में खाना देता, अच्छी सड़कें बनाता, गांव से शहरों को जोड़कर, गांव शहरों से गांव को जोड़कर अच्छी चौड़ी बड़ी सड़कें बनाता, जिस पर यातायात के साधन अच्छे से घूमने लगे, गाँव के भाग्य बदल देता, गांव में सरकारी स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाता, जिससे गांव के लोगों को मुफ्त में हॉस्पिटल्स में सारवार मिल सके या मरीज अच्छे से हॉस्पिटल में दवाइयाँ लेकर अच्छा हो सके। गांव में पानी की जो तकलीफ है वह तकलीफ में दूर करता, हर गांव में अच्छी पानी के नल लगवाता, जिससे शुद्ध पानी उनको मिल सके। गांव के बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करता, गांव के बच्चों के लिए अच्छा खाने पीने का इस्तेमाल करता, गांव के लोगों को मजदूरी दिलाता, गांव में कोई गरीब न रह जाए, बेकार न रह जाए, उनका मैं ध्यान रखता, शहरों का अच्छे से विकास करता, शहरों में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग हो ऐसा कुछ कार्य करता, टेक्नोलॉजी से या अलग अलग फैक्ट्रीज, कंपनियां अच्छी खुले, जिससे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स को, डिप्लोमा वाले को, अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियां मिले, उसका मैं कुछ प्रयोग करता। तो इस प्रकार आपको जो भी अच्छा करना है वह आप बड़ा प्रधान बनकर कर सकते हो। वैसे सब इस विषय में आपको लिखना है यदि आप बड़ा प्रधान होते तो इस प्रकार निबंध लेखन हमारा 7वां प्रश्न है। आपको ऐसे विषयों में से किसी एक विषय पर जो आपको बहुत पसंद है आपको निबंध लिखना है 1.5 या 2 पेज में अच्छे से। वाक्य रचना की भूल नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम होनी चाहिए। इस प्रकार आप लिख सकते हो तो आपको 7 में से 6.5 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। आगे का प्रश्न हमारा क्वेश्चन 4C, लिंग परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ शब्द दिए गए होंगे, उस शब्दों की लिंग परिवर्तन करके आपको लिखना है। 3 मार्क का हमारा क्वेश्चन है, यानी आपको 3 शब्द पूछे जाएंगे, 3 शब्दों का लिंग परिवर्तन करना है और जवाब में लिखना है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, विदुर, देवर, श्रीमान, सास, उदाहरण, भाग्यवान, बलवान, इंद्र, साधु, स्वामी, वर, नगन, पति, वाहन, पिता और विनय। तो इन शब्दों का आपको लिंग परिवर्तन करना है। आपकी किताब में पेज नंबर 21 में यहाँ पर लिंग परिवर्तन व्याकरण दिया है, वह सभी शब्द अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें से ही 3 शब्द आपको पूछे जाएंगे, उसी तीनों का आपका जवाब देना है। यहाँ पर एक शब्द है देखो, विधुर। तो विधुर का लिंग परिवर्तन होता है विधवा। विधुर यानी जिसकी पत्नी मर गई होती है उसे विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गया होता है उसे विधवा कहते हैं। फिर है देवर, देवर का लिंग परिवर्तन होता है देवरानी, देवर की। श्रीमान तो उसका लिंग परिवर्तन होता है श्रीमती। सास तो उसका लिंग परिवर्तन होता है ससुर। फूलदार उसका लिंग परिवर्तन होता है फूलदानी। विधाता तो उसका लिंग परिवर्तन होता है विधात्री, बराबर, विधात्री। यहाँ पर लिखा है भाग्यवान, उसका लिंग परिवर्तन होता है भाग्यवती। बलवान उसका लिंग परिवर्तन है बलवती। इंद्र उसका लिंग परिवर्तन है इंद्राणी, इंद्र की जो पत्नी होती है उसे इंद्राणी कहते हैं। साधु उसका लिंग परिवर्तन होता है साध्वी, साधु की पत्नी को साध्वी। स्वामी ये लिखा है स्वामी, तो स्वामी शब्द का लिंग परिवर्तन होता है स्वामिनी, स्वामिनी, स्वामिनी। इस प्रकार फिर वर, वर का लिंग परिवर्तन कर दो वधु। ननद तो उसका नंदोई, ननद तो नंदोई। पति तो उसका लिंग परिवर्तन है पत्नी। वाहन तो उसका लिंग परिवर्तन है वाहिनी। आपने सुना होगा कहीं सब वाहिनी आई है, सब वाहिनी
आपने प्रयोग किया होगा, बराबर। जो मुर्दे को ले जाती है उस वाहन को हम वाहिनी बोलते हैं। सब वाहिनी, सब यानी मुर्दा, वाहिनी यानी मुर्दे को ले जाने वाला वाहन। तो वाहन का लिंग परिवर्तन का नेता, तो उसका लिंग परिवर्तन होता है नेत्री, और अभिनेता का उसका अभिनेत्री। तो इस प्रकार आपको 3 मार्क्स में लिंग परिवर्तन का प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ शब्द जो देखे हैं उसी शब्दों में से आपको लिंग परिवर्तन में आएगा प्रश्न। अच्छे से ये शब्दों की पढ़ाई कर लेना, और पेज नंबर जो 21-22 पर है किताब में उसमें से भी पढ़ाई कर लेना, बराबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा हिंदी विषय का जो रिवीजन है क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक, वो सब का रिवीजन हमने अच्छे से कर लिया है। क्वेश्चन 1 ABC, क्वेश्चन 2 ABCD, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ABC, सबका रिवीजन हमारा पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है, घर पर अच्छे से पूरा रिवीजन का वीडियो लाइव क्लास देखने हैं, अटेंड करने हैं, पढ़ना है, मेहनत करनी है और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने हैं, बराबर। तो घर पे अच्छे से सब पढ़ाई करना। ओके, नमस्कार।